Hello friends and dear student, welcome to online platform of Sarda Sadan. Today we are discuss about transcription. ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा ये जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन का, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से लेकर चल रहे हैं। आज हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है आपको तो ट्रांसक्रिप्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी को लेकर हम डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ओके, ये आपके प्रॉपर नोट्स रहेंगे। देन ये नोट्स के लिए मैंने पीपीटी बनवाई है, ऐसे आप पॉज करके लिख लेना इनको। ओके, मैं डायरेक्ट डायग्राम लेता हूँ, डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं ट्रांसक्रिप्शन में ही हम बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है, डीएनए ऑब्वियसली आपने ये चीज पढ़ी है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। डीएनए हैज द स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास स्टोर हैं, ये इनसे एमआरएनए में कोडिंग करके भेजता है ताकि एमआरएनए को आगे रीड करके प्रोटीन बना दे। डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए के रूप में बाहर आ जाती है इन द साइटोप्लाज्म। देयर इज ए सेल, ये न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस हैव द जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ इसके पास जो प्रोसेस हो रही है वो ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए का एक स्ट्रैंड तैयार कर लेता है और एमआरएनए के स्ट्रैंड को तैयार करके ये साइटोप्लाज्म में भेज देता है। ये साइटोप्लाज्म में भेज देता है। अच्छा, एमआरएनए के स्ट्रैंड के पास क्या है? एमआरएनए के स्ट्रैंड के पास क्या है कि एमआरएनए के स्ट्रैंड के पास डीएनए की जो हाफ इंफॉर्मेशन यानी सेपरेट करके भेज रहा है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है। अब सॉरी, जो एमआरएनए है इनके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ गई है उनको ये रीड कर करके आगे प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा। आपको पता होना चाहिए जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है आपकी वो न्यूक्लियस में हो रही है। देन जो ट्रांसलेशन है या आप प्रोटीन सिंथेसिस कहो, ये आपकी साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको, ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। उससे पहले कुछ बातें आपको जाननी है और कि आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो, आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन को आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में समझाओगे। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों में आप समझाओगे। अब आपको ये बात पता है, इसका डिस्कस मैंने पहले ही कर दिया कि ट्रांसक्रिप्शन में जो मेन एंजाइम अपना जो रहेगा वो रहेगा आरएनए पॉलीमरेज, और जो रेप्लिकेशन में हमारा जो मेन एंजाइम रहता है वो डीएनए पॉलीमरेज रहता है। और ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो मेन एंजाइम है वो है आपके पास आरएनए
पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये एच बॉन्ड को तोड़ता भी है कहीं कहीं पर, इसको जब रिक्वायर होती है एच बॉन्ड को तोड़ भी देता है सेपरेट करने के लिए। वैसे हेलिकेज एंजाइम भी काम आता है, लेकिन एच बॉन्ड को तोड़ लेता है। उसके साथ साथ ये जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं उनको ऐड करना स्टार्ट कर देता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड नहीं लेकर आएगा। ये बात आपको समझनी है। अगर यहां पर एक डीएनए है, ये ए है, ये टी है, ये सी है, ये जी है, ये ए है। यहाँ पे टी है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यदि आप बनाते हो ए है, जी है, सी है, टी है। अब इससे एक स्ट्रैंड आप एमआरएनए का निकालते हो, देन आपके पास आता क्या है? देखो ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप आरएनए बना रहे हो तो यू करोगे। क्या करोगे? यू। टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आ जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आ जाएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी आ जाएगा, और ए वापस से है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी आना चाहिए। लेकिन आप बना क्या रहे हो? आरएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो किसको ऐड करता है? आरएनए न्यूक्लियोटाइड को, वो आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करेगा। की जगह यूरेसिल आ जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी। प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, ओनली वन टाइप। वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। वन टाइप होता है। लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ऑब्वियसली आपको ये बात पता है, डू यू नो अबाउट दिस? देन द पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इतने सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है। देन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग जो है आगे जाके कोड करती है किस? आरएनए पॉलीमरेज इज ए एंजाइम। छोड़, बड़े बेसिक से आरएनए पॉलीमरेज वर्क एज ए एंजाइम, और एंजाइम जो होता है उसमें प्रोटीन का कंटेंट होता ही है। तो ये प्रोटीन से बना हुआ है। अब प्रोटीन से बना हुआ है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके पास प्रोटीन की जो चेन है, प्रोटीन की जो चेन होती है उसको आप कहते हो पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हो? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हो। प्रोटीन की चेन को क्या कहते हो आप? पॉलीपेप्टाइड चेन। देयर आर 6 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन आरएनए पॉलीमरेज। हम हर किसी एंजाइम की बात नहीं कर रहे, यू कैन ओनली टॉक अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हैव द 6 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। There are 2 alpha, 1 beta dash, and 1 omega. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. एक और बच गई आपकी, उसको सिग्मा फैक्टर कहा जाता है, जो लास्ट में काम आएगा। अगर आप इनको देखें तो आपके पास 2 अल्फा, 1 बीटा डैश एंड 1 ओमेगा, इनको आप कोर एंजाइम कहोगे। कोर एंजाइम वो होता है जो कंप्लीट एंजाइम नहीं है, जो कंप्लीट एंजाइम नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप इसके साथ सिग्मा फैक्टर ऐड कर देते हो, देन इसको आप कहोगे होलो एंजाइम। इस प्रकार से ये आरएनए पॉलीमरेज आपका 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है।
जिसमें 2 अल्फा बीटा बीटा डेस ओमेगा और एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर इसके अलावा और भी काम करता है। सिग्मा फैक्टर जो होता है रिकॉग्नाइज द promoter site of a DNA. It is the recognition of promoter site of DNA. प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर। क्लियर? सिग्मा फैक्टर क्या करता है? रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा ये जब जरूरत होती है फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड को भी जोड़ता रहता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बनाता रहता है साथ साथ में, क्योंकि आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए की इस स्ट्रैंड में हमने इसको कट द हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने इसके हाइड्रोजन बॉन्ड काट लिए है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक रिकॉग्नाइज साइट चाहिए, एक ऐसा पहचान स्थल चाहिए जहां से हम क्या स्टार्ट कर सकें, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकें। देन जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए जो सिग्मा फैक्टर होता ही है वो ही डीएनए के प्रमोटर साइट की रिकॉग्नाइजेशन करता है, आइडेंटिफाई करता है। मान लो इसको ये प्रमोटर साइट मिल गई, ये प्रमोटर साइट इसको मिल गई, देन जैसे ये मिल जाती है इसके पीछे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर देगा। क्या ऐड कर देगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम धीरे धीरे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग ऑफ आरएनए उनको ऐड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लो UCG इनको ऐड करना स्टार्ट कर देगा। अगर इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की रिक्वायर हो रही है तो वो भी यही लगा देगा। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये काम सिग्मा फैक्टर कर लेता है आसानी से, बहुत आसानी से कर लेता है। तो आपको बात याद रखिए, सिग्मा फैक्टर यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को भी ऐड कर सकता है। दूसरी बात ये एक और काम करता है, क्या करता है? रिकॉग्नाइज ऑफ प्रमोटर साइट डीएनए की प्रमोटर साइट। प्रमोटर आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। प्रमोटर एक वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेप्लिकेशन जो होता है उसमें डीएनए के बोथ स्ट्रैंड वर्क एज ए टेम्पलेट, but in the transcription only one strand of DNA work as template। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसका मैंने क्यों ऐसा क्यों होता है उसका भी मैंने आंसर आपको कल करवा दिया था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी। इतना हो गया आपने, ठीक है। अच्छा, होलो एंजाइम वो होता है जो कंप्लीट एंजाइम हो, और कोर एंजाइम वो होता है जिसमें अभी कोई कमी है। तो कंप्लीट एंजाइम हमारा सिग्मा फैक्टर को मिलाने के बाद बनेगा, तो इसको हम करेंगे होलो एंजाइम, संपूर्ण एंजाइम, ठीक है। इतनी बात हमारी हो जाती है। देन आप यूकैरियोटिक की बात कर रहे हो, इसमें जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है वो आपके पास 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड।
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है आपके पास वो आरएनए का सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज आर सिंथेसाइज टू आरएनए। ये जो होता है ये आपके टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है। किसको सिंथेसाइज करता है? आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। और आपका ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो आपका एमआरएनए को कोड करता है। किसको कोड करता है? लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट नहीं कर सकता। ये पहले इसके लिए जो कोड करके देता है, वो जो चीज बना के देता है इसको, उसको आप HNRNA कहते हैं। HNRNA से फिर आपका बनता है mRNA। ये डायरेक्ट नहीं बना के दे सकता। HN का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, केंद्र की ये विषमांगी यानी न्यूक्लियस में है, लेकिन एक ऐसा आरएनए है जो कैसी प्रकृति का है? हेट्रोजीनस नेचर का है। हेट्रोजीनस से आप क्या समझते हो? ये HNRNA क्या है? इसमें आपके पास एक ऐसा आरएनए आएगा जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास एक ऐसा आरएनए आएगा जो 2 टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट यानी 2 प्रकार के फ्रेगमेंट से मिलकर बना होता है। वन ऑफ देम आप कह सकते हो इंट्रॉन एंड द सेकंड वन इज एक्सॉन। The second one is exon. There are intron are a fragment that are not involved in the protein synthesis. Intron fragment are not involved in the protein synthesis. ठीक है? But the exon जो part है, the part of mRNA का जो part है exon, the fragment exon that have the genetic code, you can say genetic information for the protein synthesis. नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास एक काम रहता है कि सारे एक्सोन खंडों को अलग निकालेंगे, फ्रेगमेंट को अलग निकालेंगे, इंट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देंगे। इस इंट्रॉन को बाहर फेंकना और एक्सोन को पास पास जोड़ देना, इसी प्रोसेस को आप स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये वर्ड कहीं आया हो, ये आप याद रखिए, ठीक है? इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर आउट किया है इस चीज। यहां तक हमारी बात हो जाती है, इसका एक नया टॉपिक रहेगा, इसका टॉपिक ही नया रहेगा। अब आपको रिवाइज करने की ये बात है, सबसे पहले तो आप ये रिवाइज करोगे कि हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आप इससे पहले एक चीज और रिवाइज करें, हमने रेप्लिकेशन पढ़ा, हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेप्लिकेशन पढ़ा था। रेप्लिकेशन में हमारे पास जो काम आ रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज काम। क्या काम आ रहा है? डीएनए पॉलीमरेज काम आ रहा है। हम अब पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज काम आ रहा है। अब आपको याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 1 टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स होता है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो कोड करता है, किसको कोड करता है? आरएनए को। पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो एचएनआरएनए को, एंड पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो कोड करता है टीआरएनए। इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की दे रखी है।
वे सारे एंजाइम, वे सारे जीन जो मिलकर ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं, उनको एक यूनिट में हम डिस्क्राइब करते हैं। किसमें डिस्क्राइब करते हैं? यूनिट में। यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास 3 टाइप ऑफ जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें एक प्रोमोटर होता है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक होता है आपका टर्मिनेटर। ओके, देयर आर ए strand of DNA. Both strand are complementary with each other. The promoter जो साइट है या प्रोमोटर जो जीन है वो आगे ही आगे जुड़ रहा है, और जो टर्मिनेटर है वो पीछे पीछे जुड़ रहा है, और बीच में आपका आ रहा है स्ट्रक्चरल जीन। बीच में आपके पास क्या आ रहा है? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी जो रीडिंग करता है वो 3 डेज टू 5 डेज ही करेगा, और जो स्ट्रैंड बना के देगा वो 5 डेज टू 3 डेज बना के। तो इन दोनों में अगर वो पहले आके रीडिंग करता है और उसके लिए काम इजीली होता है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई, जो स्ट्रैंड बनेंगे वो डीएनए के अंदर की तरफ बनते हैं, न कि कभी बाहर की तरफ। तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि इधर तो कोई स्ट्रैंड बनेगा ही नहीं है। सर जो बनेगा स्ट्रैंड ये ही बना सकता है, ये तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये बना सकता है लेकिन स्ट्रैंड बाहर की तरफ बनेगा। तो आपके लिए स्ट्रैंड ये बना के देगा। कौन बना के देगा? तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है होता है वो प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई कर लेता है। देन यहाँ पे आके आपका जुड़ जाता है आरएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज, और यहाँ से ये रीड करता हुआ 3 डेज से रीड करता हुआ आप आगे तक ये एक स्ट्रैंड बना। ये स्ट्रैंड जो आपका बनता है 5 डेज से 3 डेज की तरफ बनता है, ये आप याद रखिए। इनकी डायरेक्शन कैसे है, इनकी डायरेक्शन कैसे है, सारी चीज आप याद रखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रैंड है, ये बनने वाला स्ट्रैंड जो है वो इस स्ट्रैंड के साथ क्या रखता है? कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम है इसके साथ। ये दोनों सेम है क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये बनने वाला 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में बना है, तो ये इसके साथ सेम है, पूरा सेम है। बट इसमें सिर्फ टी के स्थान पे आपके पास यू रहेगा, बाकी सारा सेम, बाकी सारा सेम। भाई अगर इन दोनों की हम बात करें, बोथ स्ट्रैंड की हम बात करें, बोथ स्ट्रैंड आर सेम बट यूरेसिल आर प्रेजेंट कहाँ पर? थायमिन के स्थान पे, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड है आपका, ये यहाँ पे टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? टेम्पलेट की तरह। अच्छा, याद रखो जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे एक बड़ी अचरज वाली बात है। टेम्पलेट की तरह जो कार्य कर रहा है उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसको आप एंटी सेंस भी कह सकते हो, और इसको सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हो। क्लियर? अब ये जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम। समझ में आ रही है बात? ये जो है 3 डेज टू 5 डेज वाला है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए 2 स्ट्रैंड है, जो 2 स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए वो दोनों आपस में सेम हो गए। बट आपको ये ध्यान रखना है वहां पे थायमिन के जो जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर ये स्ट्रक्चरल जीन है आपके पास। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोटिक में ज्यादा रहेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक में स्ट्रक्चरल जीन कम मिलेंगे। सॉरी, यूकैरियोटिक में कम रहेंगे, प्रोकैरियोटिक में ज्यादा रहेंगे स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। यहाँ पे टर्मिनेटर है। क्या है? टर्मिनेटर एक वो जगह है जहां पे
ट्रांसक्रिप्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा। जैसे ही ये प्रमोटर जा रहा जा रहा जा रहा आगे खिसकता जा रहा है, जैसे इसको टर्मिनेटर साइड मिल गई, यानी कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं वो उनके पास यदि सिग्मा फैक्टर पहुंच जाता है तो वो कोडॉन जो होते हैं वो पहले से यहाँ मौजूद हैं। वो कोडॉन मान लो ये इससे लंबे स्ट्रैंड पे भी मौजूद हो सकते हैं। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर उनके पास पहुंचता है तो वो कोडॉन खुद प्रोटीन जो सिंथेसिस है वो करते ही नहीं है। इस वजह से इस सिग्मा फैक्टर को अब हटना पड़ेगा यहाँ से। तो आपके पास जो स्ट्रैंड आएगा वो वहां आके रुकता है जहाँ पे टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर पर ये जो मैकेनिज्म है ये स्टॉप हो जाएगी आपकी। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, एक और फैक्टर होता है जिसको आप कहते हो रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर है आपका, एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक रो फैक्टर और होता है। तो जो रो फैक्टर होता है वो लास्ट में टर्मिनेटर साइड पे ही प्रेजेंट रहता है और वो वहां से इसका ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवा देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कैसे हुआ, तो आप ये बता रहे हो कि सर जो सिग्मा फैक्टर आ रहा है, जैसे ही उसको ऐसे कोडिंग मिले जो क्या नहीं कर सकते, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, फिर वहां पे उसको हटना पड़ेगा। और कोई है इसकी मदद करने वाला? हाँ, एक फैक्टर और है जिसको हम कहेंगे फैक्टर। क्या है? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे फैक्टर? फैक्टर इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन। एक प्रोटीन से बनी हुई चीज है, वो वहां पे लगी हुई है, वो कुछ नहीं करने देगी, वो हटा देगी इसको। तो रो फैक्टर भी जैसे ही रो फैक्टर मिल जाएगा हट जाएगा। याद रखिए, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करवाएगा, रो फैक्टर बंद करवा देगा काम को। सिग्मा फैक्टर आपको प्रमोटर साइट के लिए मिल रहा है और रो फैक्टर आपको टर्मिनेटर साइट के लिए मिल रहा है। ठीक है सर, प्रोसेस कैसे होगी? प्रोसेस को आप 3 स्टेप में करोगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन और एक होती है आपकी टर्मिनेशन। 3 स्टेप में करोगे। इनिशिएशन, इनिशिएशन पहले हम बात करते हैं। इसमें आपके पास जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ द डीएनए। ठीक है, और जैसे ही उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो प्रोमोटर साइट के साथ अटैच हो जाता है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एच बॉन्ड ऑफ 2 स्ट्रैंड इनको सेपरेट भी कर सकता है, मैंने आपको बताया। और यहाँ पर वो क्या बनाने लग जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग बनाने लग जाएगी। देन यहाँ पे इलोंगेशन, जैसे जैसे चेन लंबी हो रही उसी प्रोसेस को हम इलोंगेशन कह रहे हैं। इलोंगेशन किसे कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग को जोड़ता जा रहा, इसको हम क्या कहेंगे? इलोंगेशन कहेंगे। ठीक है, और टर्मिनेशन का हम ये कहेंगे कि मेरे पास एक फैक्टर है जिसको आप रो फैक्टर कह रहे हो। रो फैक्टर जो होता है वो प्रोटीन साइट को बंद कर देता है। जैसे ही बंद हो जाता है, वहीं पे जो प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। यानी यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको, आप इजीली इसको देख सकते हो, इजीली ये समझ में आ रहा है। देन यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये सिग्मा फैक्टर जोड़ रखा है, सिग्मा फैक्टर आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इधर से एमआरएनए का स्ट्रैंड बाहर निकलता हुआ आ रहा है। ये एमआरएनए का स्ट्रैंड बाहर निकल के आ गया, देन रो फैक्टर जो आता है वो यहाँ पे बंद करवा दी इसने प्रोसेस को। ये आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये आरएनए जो आ गया ये अब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इस पर अगली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन। तो आरएनए का बनना बहुत जरूरी है। आरएनए यदि नहीं बना तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात और की थी आपसे। जैसे मैं अगर ये कहूँगा कि मेरे पास एक एमआरएनए का स्ट्रैंड आया है, लेकिन ये एमआरएनए नहीं है, इसको आप अभी एचएनआरएनए कह रहे हो। देखो, वो प्रोसेस थी आपकी प्रोकैरियोटिक के अंदर, ध्यान रखोगे ये सीधा सा काम हो रहा है प्रोकैरियोटिक में।
लेकिन यूकैरियोटिक में कॉम्प्लिकेशन होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जो HNRNA मिलता है, न कि आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, mRNA। HNRNA वो होता है जिसके पास 2 फ्रेगमेंट होते हैं। एक फ्रेगमेंट इसके पास 2 फ्रेगमेंट होते हैं इसके पास। इनको आप कह रहे हो इंट्रॉन, इनको आप कह रहे हो एक्सॉन। जो इंट्रॉन है उनके पास किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। इंट्रॉन फ्रेगमेंट जो होता है that are not capable for protein synthesis, बट जो एक्सोन पार्ट होता है उसके पास ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है that have the genetic information for the protein synthesis। तो हमें इसकी कोई रिक्वायर ही नहीं है, इन इंट्रॉन फ्रेगमेंट की हमें कोई रिक्वायर नहीं है। तो मैं एक एंजाइम भेजता हूं जिसको रेप्लिसोम कहा जाता है। ये एंजाइम मैंने भेजा, मैंने एक एंजाइम भेजा यहाँ पे जिसको रेप्लिसोम कहा जाता है। ये एंजाइम इनसे आके जुड़ गया है इसमें, और जितने भी ये जो इंट्रॉन फ्रेगमेंट थे उनको काट कर अलग कर देंगे। इस प्रोसेस को आप स्प्लाइसिंग कहते हो। सॉरी, रेप्लिसोम नहीं होता, स्प्लाइसियोसम होता है, याद रखना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। स्प्लाइसियोसम कौन सा होता है? स्प्लाइसियोसम। रेप्लिसोम तो उसमें काम आता है, DNA रेप्लिकेशन में काम आ रहा है, स्प्लाइसियोसम होता है। तो स्प्लाइसिंग की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर देगा। जैसे स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रैंड निकल के आएगा, इस स्ट्रैंड में सारे के सारे आपके पास सारे के सारे एक्सोन पार्ट है। देन 5 डेज और 3 डेज अभी भी एक प्रोसेसिंग ये हो जाती है। देन एक और प्रोसेसिंग की रिक्वायर होती है जिसको कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। कैपिंग और टेलिंग, देखो एक एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड होता है, एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड होता है जिसका नाम होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक स्पेशल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड है। ये कैपिंग करने के लिए इस 5 डेज सीरीज पे आके जुड़ेगा। अगर ये जब तक नहीं जुड़ता है तब तक ये आपका जो mRNA है कंप्लीटली क्या नहीं बना, अभी उस काम के लिए नहीं बना जो इससे करवा सकते हैं हम। तो इसकी कैपिंग जरूरी है। कैपिंग इसके आगे ऊपर एक टॉपी सी लगती है, और वो टॉपी कौन बना के देता है इसको? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसके आगे आके लग जाता है। देन एक होती है टेलिंग। टेलिंग के लिए क्या होता है? पॉली एडिनाइलेशन होता है, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली यानी ज्यादा, एडिनाइलेशन एडेनिन का जुड़ना। आप बोलोगे पॉली एडिनाइलेशन क्या है, तो पॉली यानी ज्यादा, एडिनाइलेशन यानी एडेनिन। यहाँ पर इसकी 3 डेज सिरे पे आके जब 200 से 300 एडेनिन आकर जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, 200 से 300, इस प्रोसेस को आप पॉली एडिनाइलेशन कहते हो। जो आपके पास जो स्ट्रैंड निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। 5 डेज सिरे पे आपके मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। देन 3 डेज सिरे पे आपके, इसको आप कहोगे अब mRNA। ये है यहाँ पे mRNA जो HRNA से बनी। ये बात आपको यूकैरियोटिक में ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक में ध्यान नहीं रखनी। किस में याद रखनी है? यूकैरियोटिक में। ठीक है,
इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जेनेटिक कोडोन पर रहेगा। कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, उनको ट्रिपलेट में क्यों बनाया गया और उनको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, इस बात से हम आगे बिलोंग करेंगे और इस बात पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट समझा दिया है। ट्रांसक्रिप्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पीपीटी भी बनी हुई है और ये नोट्स भी आपके पास मेंटेन है। ठीक है, घर जाके इसको पढ़ें और ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।